प्रसन्नता का विषय है कि आप सब इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के निमित्त खास तौर से हमारे स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष समीर कोचर जी और स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से जुड़े हुए मान्यवर एवं सभी उपस्थित प्रबुद्धजन, हमारे मंत्रालय के सचिव सहित सभी पदाधिकारीगण और मित्रों, वास्तव में आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने पिछले कई महीनों से आकलन करने के बाद इस मंत्रालय को यह अवार्ड प्राप्त हो, इसके लिए चुना है। मेरे मंत्रालय के एक विशुद्ध प्रयास की, मेहनत की, जिसके फलस्वरूप स्कॉच अवार्ड कमेटी का यह निर्णय हमारे मंत्रालय के पक्ष में हुआ है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा आप सबको, जिसने इसमें काफी परिश्रम किया है कि हमारे मंत्रालय के कामकाज को आकलन करने के लिए। मैं इस अवसर पर उन सारे साथियों को बधाई दूंगा जिनके प्रयास से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो टीम हमारे साथ मिलकर के काम कर रही है। हमारा मंत्रालय, जैसे आपने कहा, जनजातीय मंत्रालय एक छोटा सा मंत्रालय के रूप में, या जनजातीय मंत्रालय यानी ट्राइबल एरिया में काम करने वाले, ट्राइबल लोगों के बीच में काम करने वाले, कुछ योजनाओं का काम करने वाले, इस तरह की बात है। देखिए, मैं इस समय में यह कहूँगा कि यदि हम पिछले, क्योंकि हम कई चीज़ें सीखते हैं पिछले अनुभवों से, और उन अनुभवों को यदि हम देखें तो हमें बड़ा ऐसा दृश्य सामने दिखता है कि कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ से प्रारंभ करें, कैसे करें। ये एक चिंता का विषय तो है ही है, बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। अभी हाल फिलहाल में 2009 में मुंगेकर कमेटी बनी थी और मुंगेकर कमेटी ने जो उल्लेख किया है देश के राजनीतिक मानचित्र पर, उन क्षेत्रों में जहां सबसे अधिक जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं और जहां पर संसाधनों के दृष्टि से सबसे अधिक संपन्नता है, संसाधनों के दृष्टि से, यानी वहां प्राकृतिक संसाधन जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर भी, पर जो जनजाति है वहां के ना संसाधन है और ना ही उन्हें संसाधन के लायक समझा जाने लगा, और ना ही उसे आज तक इस रूप में, जिसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत कहा गया कि इनको ये सारी विशेष तरीके से आगे बढ़ाने के लिए विकल्प है, उसके साथ जोड़ा गया। तो अब ये एक बड़ा विषय हमारे सामने है जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में पिछले 70 सालों के कालखंड के बाद हमें इस समय दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में समय समय पर कई अध्ययन हुए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सब कमिटी से लेकर, डेबर कमीशन से लेकर, कई ऐसे बुद्धिजीवी आए जिन्होंने अपने अपने रिपोर्ट के माध्यम से इन सारी बातों को परिलक्षित किया कि क्या परिस्थिति है जनजाति और जनजाति क्षेत्र में। लेकिन जैसे आपने कहा कि जनजाति क्षेत्र में समझने वालों की जो कमी रही है, ये एक बड़ा कारण है कि दोहन के बारे में हम बहुत अच्छे ढंग से सोचते रहे हैं, प्लानिंग करते रहे हैं, पर
उस संसाधनों के साथ उन समुदायों को जोड़ करके कार्यक्रम को कैसे विस्तृत रूप से किया जा सके, इसकी कार्य योजना में हम कुछ उन बातों को ध्यान रख सके जो उन दिनों में लाभकारी हो सकता था। और लाभकारी किसका हो सकता था? मिनरल्स के नाते, प्राकृतिक संसाधन के नाते जो इससे लाभ ले सकता है, पर वहां के रहने वाले लोगों को एक संसाधन के रूप में कैसे उपयोगी बनाए, इसके बारे में चिंता लोगों ने की होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि चिंता लोगों ने नहीं की, लेकिन चिंता कार्यनीति में कैसे बदले, उसका एग्जीक्यूशन किस रूप में हो रहा है, उसका आउटकम किस रूप में आ रहा है, इसके बारे में मैं समझता हूं कहीं ना कहीं गलती हुई, त्रुटि हुई। और जिसके कारण यदि हम 2011 के जनगणना के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों को ही एनालिसिस करें तो हमारे सामने पिछले कई वर्षों का एक बड़ा कालखंड जो बीता है वो दुर्भाग्यपूर्ण दिखता है। ऐसे समय में निश्चित रूप से समावेशी लोक नीति जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से सोचना अब इस सदी में बहुत आवश्यक हो गई है। यानी जो नदी के इस किनारे और उस किनारे की हालत है और बीच में बहती हुई नदी को देखकर दोनों तरफ की जो खाई है वो भारत के या भविष्य के विकास के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। और इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह जो समावेशी कार्यक्रम है यही हमारा एक निष्पक्ष व्यवस्था को मूर्त रूप दे सकता है कि हम आज इस बारे में सोचें। इसी दृष्टि से इस मंत्रालय ने कार्य प्रारंभ किया है। आपने चर्चा किया झारखंड का। झारखंड में जिस समय आपका यहाँ दौरा हुआ और जो अनुभव आपके हुए कि एक कार्यक्रम में जिसकी आपने चर्चा की, मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इस तरह की कई चीजें हमारे बाद लोगों के ध्यान में आया कि जो इस समय ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे आवश्यक शर्तें हैं, उन शर्तों के पालन के बगैर हम कई चीजों को चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिस्टम अगर सिस्टमाइज ना हो तो उसका परिणाम अच्छे ढंग से नहीं निकलेगा। क्योंकि आज के दिन में लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आपकी बातों को आजादी के कालखंड से जो सुनते हैं आज भी सुने। उनके पास में इतना पेशेंस नहीं है। इस समय में इमीडिएट तरीके से शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, वो एक व्यवस्थित ढंग से लोगों तक पहुंचना चाहिए। और लोगों को ये होना चाहिए अपने आप में कॉन्फिडेंस कि हाँ, यानी हमारी विश्वसनीयता बरकरार रहना चाहिए। और इसलिए मैंने 2003 के बाद में झारखंड में टोटल डिजिटाइजेशन कैसे हो, इस बारे में बहुत अधिक प्रयत्न किया और कार्यों को आगे बढ़ाया। और दोनों तरफ एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के नाते जो एक आम आदमी की आवश्यकता है उसको, ट्राइबल स्टेट होने के नाते एक ट्राइबल्स के जो प्रोग्राम है उसको, और तीसरा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करें कि राज्य की विधि व्यवस्था अच्छी ढंग से कैसे चले, उसके बारे में हमने प्रयास किया। तो एक और प्रयास हुए जो बाद में यूआईडी का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा हुआ। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको भी स्मरण होगा यूआईडी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं और प्लानिंग कमीशन की कई बैठकों को एज ए चीफ मिनिस्टर हमने अटेंड किया और मैंने देखा है कि वहां किस तरीके से विवाद उभर करके सामने आ रहे थे। और हमारे आईटी सेक्रेटरी उस समय राम सेवक शर्मा थे। हमने अपने स्टेट में इस कार्य योजना को प्रारंभ करने का मन बनाया और उसके तहत हम कैसे काम करें इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और आपको खुशी होगी यह जान करके कि ये इस तरह के चीजों के बारे में जब रामसेवक शर्मा जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया कि हमारा ऐसे प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद यूआईडी में उन्हें
विशेष तौर से ये जिम्मेदारी दी गई कि सेक्रेटरी जनरल आप इस यूआईडी प्रोग्राम के होंगे। बाद में उसका नाम हिंदी में आधार दिया गया, लेकिन इसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो इनिशियल प्रोग्राम था उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं झारखंड की एक छोटी सी भूमिका रही कि हम अपने राज्य में उसे एक डेटाबेस बना करके हमने ये सोच करके प्रारंभ किया था कि इसके माध्यम से इस छोटे राज्य में हम लोगों को सही ढंग से ट्रैक करके उनके लिए जो बनाई गई योजना है उसका पूरा लाभ दे सकेंगे। तो बाद के दिनों में राम सेवक शर्मा जी वहां चले गए और उस कार्य को आगे बढ़ाया। आज देखिए यूआईडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पूरे देश के सामने है और बहुत सारी चीजों में हम इसको उपयोगी मान रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टि से कई चीजों को प्राथमिकता दे करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो इसी सोच के साथ कार्य आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ की जो वास्तविकता थी उससे आप सभी परिचित निश्चित रूप से हैं और जिसका आपने जिक्र भी किया। बाद के दिनों में जितना इनिशिएटिव लेना था उसमें थोड़ी कमियां आई, नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन में, डिजिटाइजेशन में यह स्टेट हो सकता था, जिसको आज भी किया जा सकता है। लोगों की रुचि और कोशिश रहेगी कि तो आज भी इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी कड़ी में मैं जब भारत सरकार में आया, भारत सरकार में आते के साथ मैंने देखा कि हमारे पदाधिकारी बहुत ही ऊर्जान्वित है इन सारे चीजों को काम करने के लिए और चीजों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मैंने उसको थोड़ा सा इन्हांस किया, थोड़ा सा उत्साहित किया और टीम के लोग काफी कम संसाधनों में, यानी मैन पावर काफी कम मैन पावर में कुछ कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स का भी एनालिसिस किया और उसको कैसे प्रारंभ किया जाए ये भी सुनिश्चित किया। और दूसरे तरफ हम जिसे सुविधा या लाभ या जिसको हम चाहते हैं कि हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भूमिका निभा सकते हैं, उसको हम बेहतर तरीके से, प्रभावी तरीके से कैसे लेकर के आए, ये सुनिश्चित करने का कार्य प्रारंभ हुआ। और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज जैसे एक कार्यक्रम है एजुकेशन में, क्योंकि देखिए हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा प्रमुख भूमिका जो होता है वो एक एजुकेशन का, और एजुकेशन के साथ साथ अवेयरनेस का। अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो, लाभ लेने के लिए भी अपनी पात्रता कैसे सुनिश्चित कर सके और लाभ देने वालों की निष्ठा में प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो, ये दोनों चीजें समावेशी लोक नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसी दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को एकत्रित करके डीबीटी पोर्टल के माध्यम से सभी राज्यों में जो हमारे ऐसे राज्य हैं जहां जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, उन सारे राज्यों में, यानी आप ये कहें कि 19 राज्य में और संघ राज्य क्षेत्र में सभी जगहों में हमारा कार्यक्रम डीबीटी का बहुत अच्छा चल रहा है और इसका लाभ अब सीधे लोगों को मिल रहा है, छात्र छात्राओं को मिल रहा है। हमारे 13 योजनाएं मंत्रालय के डैशबोर्ड पर है और 6 योजनाएं प्रयास पीएमओ के डैशबोर्ड पर है। छात्रवृत्ति जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए इस समय 64 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया गया है और इसका पूरा लाभ लोगों को समय पर मिल रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित जो COE है, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उसके माध्यम से स्वास्थ्य मिशन का एक बड़ा कार्यक्रम हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अपने तरफ से भी प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत की जो जनजातीय आबादी है वह स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को हम ऐसे प्रस्तुत करें जिससे कि हम वास्तविक रूप से उन क्षेत्रों का स्वास्थ्य के दृष्टि से समाधान निकाल सके। वहाँ के जो मूलभूत समस्याएं, जैसे अभी हम लोगों ने एक मिशन मोड में लिया है सिकिल्स एरिया को, सिकिल्स केसेस को, उसके बारे में
लॉन्ग टर्म प्लान में कैसे हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्लान में कैसे हो सकता है, उसका डेटाबेस हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज में हम इस डिजिटल इम्प्रूवमेंट के साथ करना चाहते हैं कि वो बड़ी संख्या में हम इन सारे चीजों को यह सुनिश्चित करें कि हम उसका रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम बनाने में सफल हो रहे हैं। हमारा डेटा इस तरह का हो जिससे कि हम हर चीज का एक कार्यक्रम इस ढंग से बनाने में सफल हो जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि बेसिक चीजें के साथ साथ हम दूरगामी परिणाम के लिए, क्योंकि यह बात सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, यदि आप पोस्टिंग कर दें वहां तो उनको लगेगा कि मुझे पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो उनको लगेगा कि यहां से ट्रांसफर कैसे होगा, और ट्रांसफर करने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं निचले से ऊपरी स्तर तक वो प्रयत्न करते हैं। वैसे क्षेत्रों में परफॉर्मेंस देने के लिए ये जो हमारा डिजिटल मूवमेंट है ये प्रमुख भूमिका निभाएगा, और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करेगा कि जो चीजें हम हमारी पहुंच से दूर थी हम इसके माध्यम से पहुंच पथ यानी एक नेटवर्क के माध्यम से उसे पहुंचा सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जिस आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय सदैव कार्यरत है। समावेश की लोक नीति हमारा एक मोटो है। हमारा मंत्रालय सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और काम आगे करेगा। आप जैसे शुभचिंतक और आप सब लोगों के गाइडेंस से मंत्रालय और भी बेहतर ढंग से कैसे काम करे इसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। बस हमें इस बात के लिए थोड़ा सा हमेशा दर्द महसूस होता है कि जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों को समझने वालों लोगों की कमी आज भी इस देश में बहुत है। जनजाति क्षेत्र के रहने वाले लोग अपने आप में आत्मनिर्भरशील है, पर आज के भौतिक युग में वो व्यवस्थित ढंग से आत्मनिर्भरशीलता का जो मानक है उसको फिट बैठते हैं। तो उस चीज को समझते हुए उसके लिए कार्य योजना कैसे बने, उसके लिए प्रबंधन कैसे हो। जैसे कभी कुछ दिनों में हमारा जो एक जिसके बारे में आपने आज हमारे पदाधिकारियों को अवार्ड दिया कि हम लोगों ने वहां पर आइस स्तूप बनाया, एक अच्छा आइडिया एनजीओ के साथ मिलकर के बनाया। तो वो सुदूरवर्ती क्षेत्र में कुछ योजना इस तरह का सिर्फ इसलिए ना हो कि हम योजनाओं को कर रहे हैं, बल्कि शुरुआती दौर में जब हम कुछ रिपोर्ट पढ़ते हैं, जैसे एक रिसर्च पेपर हमने वेरियर एल्विन का पढ़ा था, उसमें इस बात का उल्लेख है कि आप इस बात को लेकर के संतुष्ट मत होइए कि आपने बहुत पैसा इन लोगों के लिए खर्च किया। आप इस बात के लिए अपने अंदर सवाल खड़ा करिए कि आपने जो काम किया उसका लाभ लेने के लिए वो कितने सफल हुए और आप उन तक पहुंचाने के लिए कितने सफल हुए, और आपका मैकेनिज्म कैसे उन क्षेत्रों के लिए खड़ा हो रहा है। यानी आपका वहां पर इंस्टीट्यूशनल तरीके से कैसे काम हो रहा है, जिससे आपको भी ये संतुष्टि मिले कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वो सही ढंग से काम हो रहा है, और वो भी महसूस करे कि हम इसे ले पा रहे हैं। दवा आप चाहे जितना भी उपलब्ध कराएं, लेकिन अगर डायग्नोस्टिक सिस्टम अगर ठीक ना हो तो उस दवा का उपयोग करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ उपयोग के लिए होगा, बीमारी ठीक करने के लिए नहीं होगा। जनजातीय क्षेत्र में जो हमारा यह प्रयास है, हम उस मौलिक बातों को ध्यान में रख करके कैसे हमारा टीम काम करे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस समय में कुछ कुछ जो लोगों ने रिसर्च करके पहले, या कुछ कुछ लोगों ने इन बात को समझते हुए कुछ ऐसे चीज़ों पर विशेष बल दिया जिसको हम और अधिक इन्हांस कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पिन पॉइंट टारगेट करके हम उन कार्यों को कैसे पूरा करें। तो इस सपने के साथ हम लोगों ने रोजगार के श्रेणी में, कामकाज के श्रेणी में, उपार्जन के श्रेणी में, उत्पादन के श्रेणी में, और साथ ही साथ वहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम के दृष्टि से और शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टि से आत्मनिर्भरता कैसे बढ़े,
और तीसरा हमारा ये जोर है कि देखिए पर्यावरण के लिए हम सब चिंतित रहते हैं, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका यदि आप लेखा जोखा रखें तो आपको यह पता चल जाएगा कि चिंता कितना बाहरी सतह पर है। तो जो पर्यावरण के लिए सबसे अधिक चिंतित रहने वाले लोग हैं वो पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं, वो पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, पेड़ के नीचे आराधना करते हैं और पेड़ को अपना सबसे बड़ा शक्ति का केंद्र मानते हैं, जल का प्रबंधन को सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो बहुत सारी चीजें शिक्षा में दी है कि यदि आपको अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो जंगल की ओर जाइए, पहाड़ों में जाइए, पर्वतों में जाइए। लेकिन आजकल ऐसे अध्यात्म का ज्ञान हो रहा है कि शहरी क्षेत्र में इस तरीके से लोग व्यस्त हो गए हैं कि वहीं उलझे हुए अध्यात्म की चिंतन कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अभी हमने FRA को उसके लिए आगे बढ़ाया है और कहा है कि जंगल उसका जीवन का मूल केंद्र है। वैसे तो सबके लिए है, पर्यावरण के बिना अभी एक वायरस ने तबाही मचा दिया और हम पोस्ट कोविड आज चर्चा कर रहे हैं कि समावेशी तरीके से कैसे चीजों को देखें, समावेशी कार्यक्रम कैसे बने, समावेशी विकास कैसे हो, समावेशी पॉलिसी कैसे बने और समावेशी चिंतन के साथ समग्र विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ कैसे मिले। तो समय की बाध्यता है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। मुझे प्रसन्नता है कि आपने और आपके पूरे टीम ने रिसर्च करते हुए हमारे मंत्रालय को ये अवार्ड प्रस्तुत किया। मैं उसे स्वीकार करते हुए हम अपने पदाधिकारियों के तरफ से आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप यदि कोई विषय हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।